क्रिसमस ना मनाए आप, नहीं तो अभी आपका है ना होली मना देंगे। देखिए पेज नंबर 175 निकलेंगे, 175। हाँ ठीक है। तो ये वाला तो आप लोग को जो पिक्चर डायग्राम है आप लोग को कल ही पढ़ाया था, याद होगा। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे ये भी बताया था 176 पे, मिथ्स एंड टैबू रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, मतलब क्या अफवाहें हैं, है ना, क्या गलत धारणाएं हैं लोगों के मन में जो भी रिप्रोडक्शन को लेकर के। लोग मानते हैं कि बेटा होगा या बेटी, ये फीमेल के या मतलब कि औरतों के हाथ में, जबकि साइंस ने प्रूव कर दिया है कि जो फीमेल होती है उनके अंदर जो 23 जो भी क्या क्रोमोसोम की जो पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो पेयर्स ओनली एक्स वाले पेयर होते हैं, ठीक है। और जो एक्स फैक्टर होता है वो गर्ल के लिए होता है, और जो वाई फैक्टर होता है वो बॉय के लिए होता है। मेल के अंदर एक्स और वाई दोनों फैक्टर होता है, दोनों तरह का क्रोमोसोम होता है। तो जब मेल से एक्स और फीमेल से एक्स मिल जाए तो एक्स एक्स इक्वल टू गर्ल, और जब फीमेल से एक्स ही रहे और मेल से अगर वाई, वाई तो मेल के पास ही है, वही वहीं से मेल आ सकता है, वाई आ सकता है, एक्स और वाई हो गया तो मतलब कि बॉय बेबी, ठीक है, और नहीं तो गर्ल बेबी। डबल एक्स मतलब एक्स, डबल एक्स मतलब कि गर्ल, एक्स वाई मतलब कि बॉय। नहीं ऐसा, ये एक्सेप्शन में भी ऐसा कभी नहीं हो सकता, एक्सेप्शन में भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो एन इंपॉर्टेंट मिथ इन द माइंड ऑफ मैनी, या जैसे कि जुड़वा होते हैं। हाँ जी, जुड़वा, चलो ठीक है, आपने पूछा तो मैं बता दूं। वैसे आपकी इस क्लास में नहीं होगा, आपको 9, 10, 12 से पहले नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता, मैंने आपको बताया था ना कि जो ओवरी में जो क्या कहते हैं एग होता है, वहां जब स्पर्म जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो भी जायगोट बनता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एग एक की जगह 2 एग फर्टिलाइज एक साथ हो जाए, है ना, कभी कभी आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, न्यूज में भी सुना था कि एक अभी साउथ अफ्रीका या कहां का सुना था, एक बार में उसने 7 या 6 बेबी को मैंने डिलीवर किया था, डिलीवरी एक साथ 6 से 7 बेबी। तो उसमें क्या है, एक वो तो रेयर केस है, एक्सेप्शन। लेकिन जुड़वा में ये होता है कि जब फीमेल के अंदर जो ओवरी है, ओवरी में अगर डबल एग फर्टिलाइज हो जाए, नहीं स्पर्म तो बेटे मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं, ठीक है ना, एग हमेशा एक बनता है। अगर एग एक की जगह, मैंने एग भी बहुत ज्यादा बनता है मोस्टली, मैंने ये समझो लाखों में ऐसा होता है कि एक ही एग फर्टिलाइज होगा, हमेशा यही होता है। लेकिन लाखों में कोई केस ऐसा होता है जब एक से ज्यादा मतलब कि 2 एग फर्टिलाइज हो जाएगा, तब वो जुड़वा का केस हो जाता है। तो फिर डबल एग फर्टिलाइज हुआ तो डबल जायगोट बनेगा, और डबल जायगोट आपके, हाँ सर मतलब जैसे मेरे मामा है, सर मेरी मामी का ना सर 2 लड़की हुई थी, ठीक है, तो सर ये तो सर मर गई थी, ठीक है, फिर सर एक और लड़की ना, हाँ सर उनको भी 2 लड़के हुए। हाँ नहीं ऐसा कैसे, हाँ देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर है ना एक और मैं स्टोरी आपको सुनाऊं केरला की। केरला में एक गांव है जहां पे दुनिया से कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां के बायोलॉजिस्ट नहीं है, उस विलेज का नाम मेरे को याद है, और ये द हिंदू में ही न्यूज आया था बहुत साल पहले। नहीं केरला, केरला का एक गांव, वहां पर जो भी बेबी होता है उस पूरे गांव में, ठीक है ना, जो भी लेडी को होगा हमेशा वो जुड़वा ही होगा, ट्विंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये तो साइंटिस्ट को पता है कि डबल एग के फर्टिलाइजेशन के कारण, अगर इस क्या कहते हैं, मान लीजिए कि जो ओवरी है उसमें डबल एग फर्टिलाइज हो गया, तब मतलब कि ट्विंस बनेंगे, जुड़वा बच्चे बनेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको नेचुरल मानते हैं हम लोग, इसका मैंने इसके पीछे भी कोई रीजन, साइंस में क्या है कि आप कोई भी अगर चीज हो रहा है इंसिडेंस, तो हर चीज के पीछे एक वाय तो है, लेकिन इस वाय का जवाब अभी तक नहीं मिला। रिसर्च भी किया लोगों ने तो मतलब ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि ह्यूमंस के सेल लेकर के टेस्ट किए गए, उसमें भी किया गया, कुछ ऐसा हो डीएनए में उनका या कुछ ना कुछ तो होगा जिससे पता चले, तो अभी तक वो फैक्टर का पता नहीं चल पाया। और जैसे कि आप जिस केस की बात कर रहे हो, तो उसमें क्या है ना कि ये डीएनए में के अंदर जो क्रोमोसोम होता है हमारे डीएनए के अंदर होता है,
जैसे हमने एक सेल निकाला, कोई भी बॉडी का, जैसे आपका मेरा कोई भी एक सेल निकालते हैं, जो भी है बायोलॉजिस्ट है, उस सेल के अंदर से डीएनए का सैंपल लेंगे, ठीक है। उस डीएनए के अंदर ही क्रोमोसोम होता है, जिसका कि आप अगर और भी एडवांस में अगर रिसर्च करना हो तो इस तरह होता है, समझ रहे ना। तो क्रोमोसोम के अंदर ही उनका ऐसा फैक्टर होगा कि जब भी होगा तो ट्विंस ही होगा, है ना। लेकिन बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं होता। अभी मेरी एक सिस्टर है, मैंने की तो बहुत बड़ी है सर, जैसे कि कभी-कभी होता है, जैसे कि जी बेटा, जैसे कि कभी-कभी होता है, इसकी एक लड़का होता है, एक लड़की। हाँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई जरूरी नहीं कि जुड़ाव में हमेशा दो बेटे या दो बेटियां ही हो, कभी एक बेटा कभी एक बेटी होता है, बिल्कुल सही है। इसमें सिंपल सा जवाब है कि जैसे मान लीजिए कि जो एग था, एग जब फर्टिलाइज हुआ तो मेल के स्पर्म से जब वाई फैक्टर क्रोमोसोम का आया, तो एक्स तो था ही फीमेल के पास, वाई फैक्टर उसके साथ जाके स्पर्म का अगर फर्टिलाइज हो गया तो समझ लीजिए कि वो तो फिर वाई बन गया। दो एग हैं, और अगर एक्स फर्टिलाइज हुआ तो एक्स एक्स गर्ल हो गया और वाई हो गया। तो ये जो भी स्पर्म होते हैं उनके अंदर दोनों फैक्टर होता है, एक्स और वाई मेल का। मैंने आपको बताया कि अगर आप मेल का एक सेल निकालो, एक कोशिका निकालो, तो उसके क्रोमोसोम में, उसके एक सेल के अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम होंगी, ठीक है। 23 जोड़ी क्रोमोसोम जो होंगे, तो जो स्पर्म, मेल का जो स्पर्म जनरेट होता है, तो उस स्पर्म में जो क्रोमोसोम होगा, क्योंकि स्पर्म इज आल्सो अ सेल दैट इज नोन एज और कॉल्ड एज सेक्स सेल। जो स्पर्म की पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी वो सेक्स सेल था, वो भी एक सेल ही है हमारा। तो उस सेल के अंदर भी एक्स और वाई दोनों फैक्टर होंगे। तो जब स्पर्म के अंदर का जब एक्स फैक्टर फीमेल के एक्स फैक्टर से फर्टिलाइज हो रहा है तो बेबी गर्ल बनेगी, और अगर वाई बन रहा है तो वो वाई बनेगा। तो एक साथ मतलब कि अगर दो एग भी फर्टिलाइज हो रहे हैं तो वाई और गर्ल जुड़वा हो सकते हैं, और अगर दोनों अगर वाई वाई ही अगर मिल जाए तो दोनों वाई हो जाएंगे। इस तरह से होता है, ठीक है, चलता है। उस गांव में केवल अभी मैंने अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या 90% से अबव, मतलब ऐसा तो मैंने सुना है सबके ही जो भी बेबी होगा उस गांव में, है ना, तो वो होगा हमेशा ट्विंस। अब जैसे देखो, अगर उस गांव में हो रहा है मतलब लड़कियां तो बाहर से शादी आती है तो ससुराल लड़कियों का होगा, लेकिन यहाँ मेल के अंदर ये फैक्टर कि जब भी जो बेबी होगा वहां पे ट्विंस ही होगा, है ना जी। ये जैसे कि ये है मेल को ही हो गया। देखिए, एडोलसेंट प्रेगनेंसी एक टॉपिक है, देखते हैं। सम ऑफ द प्रॉब्लम brought about by early marriage in girl leading to early motherhood are given below। आपने वो बालिका वधू ये सब नाटक उटक देखे ना, जैसे कम उम्र में, जैसे पहले जमाने, मेरी मदर की खुद ने 11 साल की उम्र में मैरिज हुई थी उस जमाने में, ठीक है। लेकिन हम लोग की तरफ एक नियम भी था कि अगर मैरिज अगर कम उम्र में हो गया तो फिर गौना दोंगा करके हम लोग की तरफ एक रिवाज होता है, तो लड़कियां फिर भी 18-20 साल के बाद ही ससुराल आती थी, मतलब वो रिवाज चल रहा है, मायके में रहेंगी। मैरिज हो जाता था लेकिन रहना उनको मायके में था। तो मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि एडोलसेंस में ही प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो या मदरहुड की हो, तो क्या बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकली और मेंटली उस एज में फीमेल प्रिपेयर नहीं होती है मदर बनने के लिए, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है 18 ईयर्स से पहले। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम इन द मदर एंड द चाइल्ड। जो बेबी भी होगा, जैसे देखो, अगर मान लीजिए 18 ईयर से पहले अगर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो गई तो जो बेबी होगी और जो मदर होगी दोनों को बॉडी में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बॉडी उतना डेवलप नहीं होता, उतना ज्यादा न्यूट्रिशन बेबी को भी नहीं मिलेगा। तो जितने भी अगर जैसे प्री मेच्योर बेबी के अभी एक आपने सुना होगा, प्री मेच्योर बेबी आप भी बोल रहे थे एक बार, जैसे कुछ आसपास, तो उसमें ऐसा होता है कि बच्चा 9 महीने तक अगर पूरा रहे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अब मैं क्या करूं कि थोड़ा बहुत पढ़ा दूं, जैसे मैंने इसमें थोड़ा गद्दारी किया भी, जो भी है। और मान लीजिए कि मैं पढ़ाऊं नहीं, केवल इंट्रोडक्शन दे दूं, बोले कि हो गया ना, तो ये प्री वाला ही बात हो गया, आपको कुछ पढ़ाया नहीं है तो आपका डेवलप भी नहीं होगा दिमाग। अब मान लो कि एक छोटी बच्ची है 2 साल की, मैं उसको है ना ये पूरा चैप्टर पढ़ा दूं, वो चक्कर खा के धड़म गिर जाएगी, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, मेंटली मैच्योर नहीं है। तो उसी तरह अगर बेबी जो 9 महीने तक
मदर के ओम में रहता है, पूरा न्यूट्रिशन पाता है, बॉडी के सारे बॉडी ऑर्गन उसके डेवलप होते हैं, फिर वो बच्चा बाहर आता है, डिलीवर होता है, तो उसमें उसके बॉडी का अच्छा ग्रोथ है। लेकिन प्री मेच्योर मतलब 7वें महीने में भी बच्चों का जन्म हो जाता है ना, तो बच्चे मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से आगे जाकर के ज्यादा अच्छे नहीं रहते। लेकिन हाँ, अब साइन जी, मैच्योरिटी अगर पूरी अच्छे से मैच्योर हो गया तब तो बच्चा आए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात और भी है, मैं आपको बताऊं, अगर आफ्टर मैच्योरिटी के बाद आता है, जैसे 9 महीने की जगह है ना, कोई बच्चे 10 या 11 महीने में आते हैं, है ना, उसमें भी खतरा है। मेरे बुआ जी के लड़के हैं, तो उनका एक बेबी हुआ था अभी 10 महीने के बाद, उसमें भी खतरा होता है। अब क्या खतरा होता है टेक्निकल तो मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत कम चांस है कि बेबी सरवाइव कर पाएगा, है ना, कम चांसेस होता है। 9 महीने से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे या बहुत ज्यादा पीछे ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा। अब देखो बेटे, साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि किसी भी सिचुएशन में इलाज तो मौजूद है, आदमी को ठीक किया जा सकता है ना। अब मान लो प्री मेच्योर बेबी है, उसको पता भी नहीं उठाना कैसे, मतलब देख के आदमी को डर लगता है, और उसको डॉक्टर सब कहाँ इंजेक्शन लगा के पूरा एकदम फिट रखते हैं, तो यही है। जीके का क्वेश्चन पूछे, इंडिया में सबसे अधिक नर्स कहाँ से बनती है, मैंने प्रोफेशन ही है नर्स, फॉरेन में भी जाती है सबसे अधिक नर्सिंग में, केरला। अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, देखेंगे ये क्या होता है। Reproductive health is defined as a state of physical, mental and social well-being of a person in all matters relating to the reproductive system at all stage of life. लाइफ के, जीवन के हर पड़ाव पर, हर उम्र पे, जैसे मान लो बच्चा एडोलसेंट हो, या बच्चा टीनेज हो, या बच्चा एडल्ट हो, या वृद्ध हो, जो भी एज हो, हर स्टेज पे आपकी मेंटल और फिजिकल और समाज में, सोसाइटी में रहने की जो भी स्थिति होती है, उसमें कहां तक आप मेंटली या फिजिकली मैच्योर हो, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर? देखो, द पीरियड ऑफ एडोलसेंस व्हेन द बॉडी इज गुड, या ये जो स्पर्म होते हैं, हाँ, मतलब ये जो एक्स वाई होते हैं, वो अपने आप के, ये एग होता है, वो अपने आप डिसाइड करता है कि मतलब क्या होता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन आपका। मैंने आपको हेड और टेल बताया था स्पर्म का, याद होगा आपको। जो हेड होता है बेटा हमेशा ठोस होता है, क्योंकि उसको है ना, एग का जो आउटर जो मेम्ब्रेन होता है उसको कोलाइड करके, मतलब कि ब्रेक करके अंदर जाना होता है, और अंदर जाएगा तभी वो उसके साथ फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो जो स्पर्म, ठीक है ना, मजबूत नहीं होते, मतलब उनका हेड उतना मजबूत नहीं होता, वो उस एग को तोड़ के अंदर जाके फर्टिलाइज हो ही नहीं सकता। तो ये एग तो अपनी जगह पे, वो कुछ नहीं कर रहा, स्पर्म की दिक्कत है, स्पर्म उतना ठोस है, मतलब हार्ड है या मजबूत है या वीक है, इसकी एक्स वाई बोल रही हूं मैं। एक्स स्पर्म सेल होते हैं, जी, हाँ हाँ ठीक है, जो स्पर्म सेल होते हैं उसके अंदर 23 फेस होते हैं। हाँ, स्पर्म एक सेल है ना, स्पर्म इज आल्सो अ सेल। तो स्पर्म जैसे जब, और स्पर्म का जो टेल है वो केवल मूवमेंट के लिए होता है, तो जैसे ही स्पर्म ऊपर जाएगा, मतलब अंदर जाएगा, हेड उसका एग को ब्रेक करके, तो अंदर जाके फिर उससे फर्टिलाइज करेगा, ठीक है ना। तो वहां पर ये मैटर करता है कि इस ये फर्टिलाइजेशन में इसका एक्स गया है या वाई गया, वहां पर तो डबल एक्स है ही पहले से, एग के अंदर डबल एक्स क्रोमोसोम तो पहले से। अब डिपेंड ये करता है कि जो ये स्पर्म का हेड अंदर गया है, ठीक है ना, उस एग के अंदर, उसमें एक्स उसके साथ कंबाइन हो रहा है या वाई कंबाइन हो रहा है, ठीक है। पर होते तो एक्स ही दोनों ऐसे इसमें, केवल मेल में, हाँ मेल में, और लेकिन सारे में नहीं, मेल के भी आधे जो पेयर होते हैं, 23 पेयर मेल के भी होते हैं, 23 फीमेल के भी, फीमेल के 23 पेयर डबल एक्स होते हैं, है ना, और मेल के आधे तो होते हैं डबल एक्स और आधे होते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो ऐसा स्पर्म जिसका दोनों एक्स वाई हो तो वो जाए, तभी वो बॉय का कुछ चांस बनता है, और नहीं तो ऐसा स्पर्म गया है, ऐसे सेल जिसमें केवल एक्स एक्स ही है, तो कभी भी उससे फर्टिलाइज होगा तो बेबी गर्ल ही बनेगी, है ना। कुछ और पूछ रही हूं सर, जी बोलिए ना। जैसे कि आपने कहा जिसकी स्पर्म है, तो एक स्पर्म का स्पेशलाइज ही होता है कि एक्स है या फिर वाई है। हाँ, स्पर्म में डबल एक्स या डबल एक्स या एक्स वाई, या इस तरह से, जैसे कि ये लिख रखा है स्पर्म है, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई, तो एक्स वाई अलग अलग है। एक सेकंड मैं भी देख रहा हूँ। 175
हाँ तो बेटा उसी पिक्चर पे रहो और ध्यान दो, मेल का मतलब जो एक्स वाई था, इससे एक्स गया है या वाई गया है? स्पेसिफिक, बिल्कुल सही आपने सोचा है। एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होगा, तो ये डिपेंड करता है कि इस स्पर्म सेल से एक्स क्रोमोसोम जाके उसे फर्टिलाइज हुआ है या वाई गया है। जी हाँ, ये तो हाँ, मेरे बोलने का शायद आप समझ नहीं पाए, एक्स या वाई इसी ही डिपेंड करता है, वहां पर तो एक्स है ही पहले से। बिल्कुल सर, आइए बैठिए। वैसे आज बेटा साइंस, अच्छा आप लोग एसएसटी का पेपर ना करो सर, हो गया आपका? अब थोड़ा साइंस मन करे तो पढ़ लो, ये है ना बुक हमारे पास आ गई, केमिस्ट्री वाले चैप्टर 4 जो करा रहे हैं अभी। सर अब क्लास ही ले लो इंग्लिश की। अच्छा हाँ ठीक ठीक, थोड़ा रेस्ट टाइम बताना, अरे बहुत टाइम है, बता दो। ठेका लिया बताने का, आराम से बैठ के पढ़ाई करो। किताब कहाँ है तुम्हारा, तो पढ़ो। देखिए बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो कंडीशन टू मेंटेन गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यूरिंग एडोलसेंस, एडोलसेंस की एज पे हमको अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू ईट बैलेंस डाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस, है ना, बैलेंस डाइट हमको लेना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ खाना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलसेंस, पर्सनल हाइजीन का भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इट इज नेसेसरी टेक एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी कि खाए और कद्दू की तरह बैठ गए, तो मतलब कि थोड़ा बहुत नहीं, मैं तो सबको इधर भी, मतलब यहाँ देख रहे हैं सबको वाला है, मतलब आप लोग की जो एज है ना, आप लोग को खा के कद्दू की तरह बैठना नहीं चाहिए। आप लोग क्या करना चाहिए, गए छोटे भाई बहन को कान के नीचे बजा दिया, बड़े भाई का क्या कहते हैं घर के, इस तरह। और क्या फिजिकल एक्सरसाइज करोगे आप लोग, कोरोना तो आने ही वाला है। तू तो खेलती ही रहती है, उसी में तेरा फिजिकल हो जाता है। बेटे यही तो मैं कर रहा हूँ, इट इज अ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर कद्दूज। देखेंगे, इट इज नेसेसरी टू अवॉइड टेकिंग एनी ड्रग्स ड्यूरिंग एडोलसेंस, हमको कोई भी ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, मतलब जो नशे पानी की चीज को नहीं लेनी चाहिए। ये नहीं कि ताऊ की बंडल में से एक बीड़ी खिसका ली, ऐसा कुछ नहीं। बेटे ऐसा नहीं बोल सकते, ये हमारी क्लास में सब बात। जी बोलो। नहीं तभी तो नहीं, मेरी बात सुनो, चलो ठीक है, आप बोले तो इसको क्या दिक्कत है, बोलो। जो लड़की है ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रग्स का मतलब क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, ड्रग आप कभी दवा दुकान के आगे भी है ना, ये ड्रग करके नाम लिखा रहता है, पूरे दवा की दुकान की नाम होती है। तो पहले ड्रग्स, ड्रग होता है क्या है, मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, क्योंकि आप लोग इस एज में आप लोग को जानना भी जरूरी है हर चीज। ड्रग मतलब क्या होता है, जिससे आपको थोड़ा बहुत किसी ना किसी तरह से अब अनकॉन्शियस हो, मतलब कि आपको नशा चढ़े या बेहोशी हो, जो भी आप समझते हैं, जितना अफीम या जो भी है, स्मैक होता है या हीरोइन होता है या जो भी तरह की नशे की चीजें, बहुत तरह की अलग टाइप की चीजें होती है। बस आपको ये समझना है कि आप जो पेन किलर में यूज करते हैं, ठीक है, या आप जैसे बुखार की दवा खाते हो या खांसी की सिरप खाते हो, कोई भी चीज, आप बुखार की दवा जब भी खाओगे ना या पेन किलर जब भी खाते हैं, तो आपको पहले थोड़ी बहुत है ना नींद सी आएगी, है ना, क्योंकि उसके अंदर भी ड्रग्स मिलाया जाता है। लेकिन वो जो ड्रग्स होता है इतने अमाउंट में होता है और इतना कम होता है जिससे आपको दिक्कत ना हो। मैं आपको बताऊं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं या बहुत लोग को है ना नींद नहीं आती है ना, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, तो उनको ना स्लीपिंग पिल दिया जाता है, मतलब गोलियां दी जाती है, नींद वाली गोलियां, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा देते ही है ना, वो कोमा में चले जाएंगे वो, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि मतलब क्या पीते, क्या मतलब नहीं समझ। अरे यार तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी बात सुनिए ना, मैं दवाओं की बात कर रहा हूँ, अब दारू की बात करने लगे। बैठिए 2 मिनट, आ रहे हैं आपके पास।
18 पेज तो बेटे आपने नहीं पढ़ा होगा अभी, मुझे नहीं लगता। थोड़ा सा और पढ़ना बेटे, क्या दिक्कत है? घर पे जाके तो फिर गेड़ी मारना। देखिए, तो ड्रग्स की जो बात है मैं आपको बताऊं, इससे प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा जो मेंटल ग्रोथ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोग को बताया बच्चों को कि अभी यहाँ पे मोस्टली कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 15 साल का, तो अभी कोई हुआ है क्या? 15 से तो कम के ही होंगे ना, क्योंकि 10 तो है ही नहीं यहाँ पे। तो 15 से कम तक की एज वाले बच्चों का जो ब्रेन होता है ना, बहुत अधिक शार्प होता है। ठीक है, ब्रेन बहुत शार्प होगा। ब्रेन की शार्पनेस का फायदा ये है, मैंने बताया था कि क्योंकि हमारे जो ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं कम, किस सेल का बना होता है ब्रेन हमारा? न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन सेल का, बिल्कुल। तो वो फ्लेक्सिबल होता है, तो हम ज्यादा चीजों को कैच कर सकते हैं, ब्रेन को अपने लेवल को कहीं बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एज में अगर किसी बच्चे को एडोलसेंस की एज में या उसके बाद भी एडल्टहुड से पहले अगर ड्रग्स की आदत लगी तो मेंटल हेल्थ तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत क्या होती है कि हमारा ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन जब ड्रग्स एक्सेप्ट करता है, अगर किसी ने ले ली या आदत लग गई तो उसके बिना उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। जैसे नशा मुक्ति केंद्र में भी रखते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो उसके बिना वो पागल हो सकता है, कुछ भी बहुत ज्यादा, और हेल्थ में भी दिक्कत हो सकती है हमारे। और अगर जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं या पान तंबाकू जो चबाते हैं, है ना, तो कैंसर का बहुत अधिक खतरा होता है। देखिए, तो ड्रग्स इज इक्वल टू मौत, बस एक ही चीज जानिए। हाँ, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बात सुन लीजिए सारे बच्चे, सारे ऑल टू ऑल। जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, कुछ भी ये जो गंदी चीजें ड्रग्स व्रग्स या जैसे बीड़ी सिगरेट जो आप लोग बात करते हैं, ये तो बोलना नहीं चाहिए। अगर आपने ट्राई किया ना, शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो जिंदगी में कोई भी दोस्त, कभी मित्र कोई ऑफर करे ना, तो बेटे सबसे पहले अपना जूता खोलिएगा, नहीं तो चप्पल, और इतने उसको मार दीजिएगा ना कि अगली बार वो आपका दोस्त नहीं रहेगा। मेरी सलाह याद रहेगी ना आपको? जूता हो तो वो खोल के मारिएगा, आगे चाहे वो कितना भी ठाडा हो, बेशक 10 मुक्के खा लेना, और चप्पल हो तो चप्पल से मारना उसको, और दोस्ती वहीं पर रह जाएगी, सड़क पे। बोलो। बहुत इम्पोर्टेंट सर, ये जो चलिए कीप क्वाइट। तो न्यूट्रिशन नीड्स टू एडोलसेंस, अगर आप एडोलसेंस की एज में मतलब 15 साल से कम उम्र के हैं, या कि लगभग सारे बच्चे हैं, तो आपको किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, देखेंगे। द डाइट विच कंटेन द करेक्ट अमाउंट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल, सब मैंने एक करेक्ट अमाउंट, सही अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि अगर सब चीज अगर सफिशिएंट अमाउंट में हो तो उसको बैलेंस डाइट करते हैं, तो बैलेंस डाइट हम लोग को लेना चाहिए। द डाइट ऑफ एडोलसेंट should include food item made from cereals like wheat or rice which provide carbohydrate for energy। याद रखिएगा, जो भी बच्चे हैं ना, अगर अपना फिटनेस सही रखना चाहते हैं तो घर का जो अनाज होता है, चावल, गेहूं या जो दाल है, कम से कम 3 चीज आप लोग के हर दिन के डाइट में जरूर होना चाहिए। और होता ही है, रोटी और नहीं तो चावल तो हम लोग खाते ही हैं जी। क्या बेटा? दाल जरूर होनी चाहिए। आप वेजिटेरियन हो सर? हाँ, तो बेटा वेजिटेरियन है ना, अगर जो आदमी वेजिटेरियन हो के दाल नहीं खाता ना, इसका मतलब कि उसके शरीर में कोई ग्रोथ ही नहीं, मतलब वो अच्छा है ही नहीं वो। आप लोग के एज में आप लोग को हर दिन दाल तो जरूर खाना चाहिए। आप लोग है ना, एक आयुर्वेद क्या कहता है, मैं आपको मैं बताता हूँ, सुनिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज हम बताएंगे। आयुर्वेद जो कि हमारे देश का है, जिससे हमारे शांति, सुनिए मान ज्ञान से बता रहे, बाद में कोई नहीं, ड्रग्स हम बता देंगे हाँ, मैं आपको बताता हूँ, चिंता मत करिए। तो आयुर्वेद कहता है कि जब हमारी सुबह में शुरुआत होती है, ठीक है ना, तो सुबह आप जो फ्रूट खाते हैं ना, हम लोग अधिकतर घर में भी कह देते हैं नहीं सुबह सुबह फल नहीं खाना है, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी बच्चा या कोई भी, हमारा आयुर्वेद कहता है, ये एलोपैथ कुछ भी नहीं है, लड्डू है ये।
आयुर्वेद कहता है कि सुबह की शुरुआत फलों के साथ होनी चाहिए। आप सुबह उठे मतलब ये नहीं कि 6-7 बजे उठे हैं 10 केले ठूस लिए। तो आपको सुबह जो भी खाते हैं, जितना भी खाते हैं, फ्रूट जरूर खाइए, ठीक है। नहीं खाना चाहिए रात को, तो कोई भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए बेटे, है ना। अब जैसे क्या होता है ना, वो मुंगेरी लाल जो बड़े तोंद वाले सारा खा लेंगे और जितनी बड़ी तोंद उतना बड़ा थाल सजा के फल कटवाएंगे और खच 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 खाते जाएंगे, ऐसा कोई फायदा है? बोलो ना। ये दवाई होती है, कोई सी भी दवाई, इसके बाद मतलब कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है किसी बेटे, होता है तो फिर क्यों पूछता है? कोई साइंस नहीं है बेटे इसके पीछे, मैं बता रहा हूँ। हम लोग, एक सेकंड, मैं जब बोलूं तो बीच में ना बोले, है ना। ज्ञान से भी कम ज्ञानी पुरुष। दिक्कत क्या है कि हम उन बातों के पीछे जाते हैं ना जिनका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता, जिसको साइंस ने नहीं बताया, हम लोग उसको क्यों माने? देखिए मैं डिपेंड ये करता है कि किस सिचुएशन में कौन सा आप फ्रूट खा रहे हो, क्योंकि आपको पता है जो भी फ्रूट खाते हैं उसमें जूसेस तो होते ही हैं, एसिड्स भी होता ही है, तो उससे रिएक्शन होने का खतरा होता है। तो डॉक्टर आपको ज्यादा अच्छी तरह से बताएगा। अब ये सारे फ्रूट नहीं खाना, सब कुछ नहीं खाना, सबको। तो बेटा आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ एमबीबीएस, है ना, तो कैसे बता सकते हैं टेक्निकल चीजें। सर आप बोल रहे हो जैसे वेजिटेरियन है तो सर दाल, मैंने वो तो बात ही नहीं बोली अभी, तो मैंने स्टार्ट ही किया, अभी तो बताने तो दो पहले। मैं नहीं सुन सकता, अभी रुकिए, आपकी बात समझ गया, बता रहा हूँ। तो मॉर्निंग में जब भी आप उठे तो सबसे पहले आपको फ्रूट खाना चाहिए। कुछ बच्चों को गुस्सा भी आ रहा है, मास्टर छुट्टी नहीं कर रहा। उसके बाद एक बात याद रखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, सुबह स्कूल जाना है, ले बेटा एक गिलास दूध और एक ये पार्ले जी बिस्किट या आरियो बिस्किट या रस फैन गोबर, है ना, सब ये ठूस लो और चले जाओ। याद रखिएगा, कभी भी मॉर्निंग में या दोपहर में आपको दूध नहीं पीना चाहिए। तो बेटे बताएंगे ना, काहे चिंता कर रहे हो, ठीक है ना। आयुर्वेद ये कहता है कि आपको कभी भी पूरे 24 घंटे में, मैंने सुबह में मतलब कि सूर्यो पहले कभी भी आपको दूध नहीं पीना चाहिए। मॉर्निंग में जब भी सुबह का टाइम होता है ब्रेकफास्ट का, तो फ्रूट खाइए ब्रेकफास्ट में। उसके साथ साथ, और साइंस ये कहता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन जो होता है आपके ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। हम लोग ब्रेकफास्ट में आदत बनाइए कि कुछ रोटी चपाती भी खा लिए, ठीक है, फल फ्रूट तो खाते ही हम लोग मॉर्निंग में, वो खाना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ मतलब प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि 2 मग्गा दूध, ऐसा दूध अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, दूध का मिल्क का डाइजेशन सही नहीं होगा, आगे जाके स्टमक का आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं, मदर क्या है ना, जैसे गांव में मैं आपको बता रहा हूँ, लीवर फेल होने का खतरा हो गया था। जैसे घर की गाय होती है ना, ले मेरा तो बाबू पूरा दूध पिएगा, दूध पे दूध, मग्गे पे मग्गे, तो उससे क्या होगा ना कि उसका छोटे बच्चे के डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगता है। खीर हो तो खिचड़ी से, खिचड़ी हल्का हो गया ना, आपको खिचड़ी नहीं खाना चाहिए। आप तो खाओ, आपने तो पहले अपना पूरा कोटा पूरा कर रखा है। जो एडोलसेंस की एज में है, 15 साल से कम उम्र की एज के हैं, उनको प्रोटीन, विटामिन, फैट, हाँ प्रोटीन, विटामिन, फैट सब कुछ लेना चाहिए। लेकिन अब कोई नहीं, कल जो बच्चा जन्मा है उसके मुंह में क्या कहते हैं, आधा किलो घी डाल दिया, तो ऐसा नहीं, एक एज तो होनी ही चाहिए। उसके बाद कभी भी लंच जो होगा आपका ब्रेकफास्ट से कम होना चाहिए, ठीक है। और सूर्यास्त के बाद कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। सूरज डूब गया तो खाना नहीं खाना चाहिए। डिनर मतलब कि सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए। जी याद रखिएगा इस बात को आप। और रात को जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, जब आप भाई आप सोने का टाइम हो गया, तो आपको गर्मा गर्म उस समय 1 गिलास दूध पीना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन नहीं पिए हैं तो 5 लीटर वाला केन अंदर उझल लिए। मेरी बात समझिए, रात को मैंने ये कहा था कि दिन में नहीं पीना है आपको कभी भी, रात को सोने के समय आपको दूध पीना चाहिए। और याद रखिएगा, डिपेंड ये करता है कि आप काम कैसा करते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आप छोटे बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो आपको तो डाइट चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट भी मजबूत होना चाहिए, लंच भी अच्छा होना चाहिए, रात को दूध और अच्छा पियो आप, ठीक है। लेकिन जो अब हम लोग की तरह है, जैसे बैठ करके केवल क्या कहते हैं ज्ञान बांटना है, तो हम लोग का डाइट कम होता है। एक बार खाया, दूसरी बार खाया नहीं खाया, जैसे यार कौन सा चाय नमकीन छोड़ दिया बेटा, कहाँ चाय नमकीन दिख रहा है। एक बार केवल मॉर्निंग में चाय पीते, क्योंकि है ना थोड़ी आदत है, आंख नहीं खुलती बस। ये पानी नहीं है, पानी है मतलब
सर कल की बात हो रही है क्या कल चाय कहाँ आया था? समझ भी नहीं लाया था, पानी कल सर में दर्द था ना इसीलिए। बस कल सर में दर्द। चाय बेटे किसी के लिए भी खराब होती है, चाय किसी के लिए भी खराब है, उसमें भी निकोटीन होता है, ठीक चीज नहीं है। सर चाय को पीने का पर सर डिनर तो ज्यादातर हाँ, आदमी अगर ग्रीन टी पीते तो अच्छा। हाँ जी, सर डिनर तो ज्यादातर आदमी से हम भी 8-9 बजे करते हैं, दूध तो पीते हैं पर 9-10-11 बजे के आसपास। याद रखिए अगर डिनर आप कर भी रहे हो, बच्चे हैं, भूख तो लगी जाती, तो डिनर इसका मतलब ये नहीं है ना कहीं मम्मी ने आलू के पराठे घी वाले बना दिए, आंधे 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 आंधे, पता चला दादाजी के लिए है ना कुछ बचा। क्या घी? ग्रीन टी नहीं, क्या जरूरत है ग्रीन टी पीने की? अभी आप देखिए हर्बल होता है, ग्रीन टी जो है ना आपके लिए अच्छा है, जिसको चाय पीने की आदत ग्रीन टी पिए, ना भी पिए तो कोई समस्या नहीं जी। ग्रीन टी बेटे आदमी को, जैसे बच्चे हैं तो आप लोग ना पिए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन पीना भी है तो 1 कप आप पिए तो ज्यादा बेस्ट, एक दिन में 1 कप, यानी कि सुबह से शाम तक डाइटिंग पे केवल ग्रीन टी चल रहा है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं सुना मैंने, मैं बता रहा हूँ अगर ग्रीन टी पी भी रहे हो ना आप, ठीक है, तो उसका फायदा सुनिए आप। उसका क्या होता है कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरा क्या है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या मेटाबॉलिज्म है वो भी ठीक करता है, दोनों फायदे। अच्छा है, ग्रीन टी पीना कोई खराब नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे आप लोग मिल्क पिए, प्रोटीन लें, ज्यादा बेस्ट है। मिल्क मैंने ना लेने के लिए बेटा बिल्कुल भी नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, नहीं पचता। मिल्क जो है ना, मिल्क जो है आपके खेलने कूदने से नहीं पचता, उसको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है, इसीलिए हम लोग रात में पीते हैं जी। आप रात को कभी है ना, रात को सोने के समय अगर डिनर हल्का लेते हैं और अगर मिल्क पीते हैं ना, तो आपको एहसास भी होता होगा ना कि मैंने हाँ भाई एनर्जी आ रही है, वो फील भी होता है। अब यहाँ गले तक पराठा भरा पड़ा है, अब गले से नाक तक थोड़ी सी दूध, मम्मी कहती है ना लड्डू और ले ले, अब लाडो की कहती फिर क्या होगा, ये पराठा दूध सारा ले सारा खर्चा नाली में। लड्डू बोलते हैं ना, लाडो के भाई लड्डू। चाहिए से होगी बेटे, अभी होगी बिल्कुल, 2 मिनट में होगी। इंग्लिश नहीं करना साक्षी। तो न्यूट्रिशन का पता है आप लोग को, द डाइट ऑफ एडोलसेंट शुड इंक्लूड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम क्रिल्स व्हिच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। हम लोग को अनाजों से बना हुआ खाना खाना चाहिए, क्रिल्स जिसमें अनाज होते हैं। काहे मंदबुद्धि बने हो, चलो घर की ओर। द डाइट ऑफ, ये डाइट वाला तो आप लोग समझ ही जाएंगे, इसमें क्या आगे। एक्सरसाइज बेटे बस जब तक सांस ना फूले दौड़ती रहो, हो गया जिसकी जरूरत है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए कोई मेडिसिन आपको नहीं लेना चाहिए, मैं रीजन बता रहा हूँ, चिंता मत। न्यूट्रिशन में डिफरेंस नहीं होता बेटे, जेनेटिक होता है, मम्मी पापा से आता है अधिकतर, या पागल होते हैं। सुनिए देखिए, जैसे एडोलसेंस के एज पे कभी भी कोई मेडिसिन इस तरह से नहीं लेनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इस एज में है ना हमारे बॉडी में जो भी ग्लैंड्स होते हैं उससे हार्मोन का डेवलपमेंट होता है, कंट्रोल होता है। बोले हमारे हाँ 13 से 18 के करीब के, ठीक है 10 से, अरे 10 से 18 ठीक है चलता है यार। अब बोले तो इस एज में आप लोग को कोई भी मेडिसिन इसलिए नहीं लेनी चाहिए, जैसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए, या प्रिस्क्राइब करने के बाद भी कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि इस एज में ना हमारे बॉडी में एडल्ट, जब एडल्टहुड आता है हमारा, तो ड्यूरिंग एडोलसेंस हमारे बॉडी की जो ग्लैंड्स होते हैं, जो मैंने कल नाम बताया था आप लोग, उसमें हार्मोन्स का डेवलपमेंट होने लगता है। तो अगर आपके मेडिसिन लेने से किसी भी तरह का रिएक्शन हो जाए तो आगे जाके हार्मोन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होने लगेगा, और आपका जो
रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उस पर भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग को कोई भी मेडिसिन नहीं ही लेना चाहिए, और लेना भी चाहिए तो डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है क्या देना है। अब जैसे सेक्स हार्मोन आपको पता है, फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन का नाम बताइए सदा, कल पढ़ाया था आपको। क्या बोले आप? फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन का क्या नाम? नहीं, वो तो सेल है, वो तो सेल है यार। टेस्टोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोन और एस्ट्रोजन, गुड। एस्ट्रोजन जो होता है मतलब कि फीमेल का, और टेस्टोन मेल का होता है, गुड। लेकिन हमारे जी बेटा टेस्टोन ही कहेंगे, ये जो वर्ड्स है ना ये वाले, ये हिंदी का इंग्लिश का सेम रहता है, हार्मोन भी सेम रहेगा, वो अलग नहीं होता। मैं आपको बता दूं जहाँ हिंदी जरूरत पड़ेगी। हार्मोन आप देखिए केवल सेक्स हार्मोन नहीं होता, हमारे बॉडी में और भी चीजों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। और उसमें क्या है, पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारा एक पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है, उससे देखिए क्या हार्मोन निकलता है। Pituitary is an endocrine gland. Pituitary gland is attached to the base of the brain. The pituitary gland secretes a number of hormones. One of the hormones secreted by pituitary gland in its growth hormone. The growth hormone control the growth of the human body, like the growth of bones and muscles. हमारे pituitary gland में जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और हमारे ब्रेन का जो ये जड़ होता है नीचे का बेस, वहां पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। हमारी बोन्स, जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमारी हड्डियां भी तो बड़ी होती जाएंगी छोटे से। हम जब बड़े होंगे तो हमारे मसल भी बढ़ते जाएंगे, बॉडी में बढ़ता जाएगा। तो इस सब चीज को कंट्रोल करने वाला या इस सब चीज को ग्रोथ देने वाला जो हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। देखिए, तो ग्रोथ हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है? बोल, तो कहां से आता है ग्रोथ हार्मोन? किस ग्लैंड से आता है? ठीक है। अब देखेंगे, अ पर्सन बीच में मत बोलिए प्लीज। अ पर्सन हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन वेरी शॉर्ट एंड बिकम अ ड्वार्फ। अगर किसी भी बच्चे का बचपन में एडोलसेंस में पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से डेवलप नहीं हो, या ये पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ना बन रहा हो, तो आपने देखा होगा कोई इतने छोटे, मैंने 30 साल के भी इतने छोटे रह जाते हैं, जिनको हम लोग ड्वार्फ कहते हैं, या मतलब जो बौना कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये क्यों होता है, याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में बनने वाले ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण। अगर ग्रोथ हार्मोन बनेगा तो हाइट अच्छी होगी, सब कुछ ग्रोथ अच्छा होगा। अगर वहां ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा तो वो ये सिचुएशन आ सकती है। ज्यादा लंबी होती है तो उसके ज्यादा नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अगर उसके कंट्रोलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पा रहा, मतलब जरूरत से कम बना रहा है तो बौना, और जरूरत से ज्यादा बना रहा है तो लंबू। स्टार्ट करवा देंगे सर। 8 मिनट हो गया वैसे। इंग्लिश ही कराते हैं, इसको बाद में देखते हैं। क्या होगा?